दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूं जो पिछले 100 सालों से लोगों की जिंदगी बदल रही है। द रिचेस्ट मैन इन बैबिलोन। जॉर्ज सी क्लैसन की ये मास्टरपीस सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि फाइनेंशियल विजडम का खजाना है। ये बुक एंशिएंट बैबिलोन की कहानियों के जरिए मॉडर्न फाइनेंशियल प्रिंसिपल सिखाती है। आइए जानते हैं कि कैसे ये टाइमलेस लेसन्स आपकी फाइनेंशियल जर्नी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूं कि यह किताब क्यों इतनी स्पेशल है। 1926 में जब जॉर्ज क्लैसन ने यह लिखी थी तो अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन का समय था। लोग फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे। ऐसे में क्लैसन ने एंशिएंट बैबिलोन की विजडम को मॉडर्न वर्ल्ड के लिए अडेप्ट किया। उन्होंने रियलाइज किया था कि मनी की प्रॉब्लम्स हमेशा से एग्जिस्ट करती आई हैं और इनके सॉल्यूशंस भी हमेशा से सेम रहे हैं। बैबिलोन, जो कभी दुनिया का सबसे अमीर शहर था, वहां के लोग कैसे वेल्थ क्रिएट करते थे। ये शहर मेसोपोटामिया में था, जो आज का इराक है। 4000 साल पहले ये सिविलाइजेशन की पीक पर था। यहाँ के मर्चेंट्स, ट्रेडर्स और क्राफ्ट्समैन ने ऐसी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज डेवलप की थीं जो आज भी वर्क करती हैं। क्लैस्टन ने इन एंशिएंट सीक्रेट्स को सिंपल स्टोरीज के रूप में प्रेजेंट किया है। ये किताब सिर्फ मनी मैनेजमेंट के बारे में नहीं है, ये आपकी माइंडसेट को कंप्लीटली चेंज कर देती है। हर कहानी में एक पावरफुल लेसन छुपा है जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना हजारों साल पहले था। पहली कहानी है द मैन हु डिजायर्ड गोल्ड की। यहां हम मिलते हैं बेंसिर से, जो एक चैरियट बिल्डर है, और उसके दोस्त कोबी से, जो म्यूजिशियन है। दोनों हार्ड वर्किंग हैं लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। यह सिचुएशन कितनी फेमिलियर लगती है ना। आज भी हम देखते हैं कि बहुत से टैलेंटेड लोग अपनी स्किल्स के बावजूद भी फाइनेंशियली सिक्योर नहीं हो पाते। बेंसिर और कोबी भी यही सोच रहे थे कि हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी हमारे पास पैसे क्यों नहीं है। वो अपने चाइल्डहुड फ्रेंड आर्केड के पास जाते हैं, जो अब बैबिलोन का सबसे अमीर आदमी बन गया है। जब वे तीनों बचपन में साथ खेलते थे तो कोई डिफरेंस नहीं था उनमें। सेम बैकग्राउंड, सेम अपॉर्चुनिटीज। फिर क्या बात थी कि आर्केड सक्सेसफुल हो गया और वे दोनों स्ट्रगल कर रहे थे। आर्केड उन्हें बताता है कि वेल्थ का पहला रूल है पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी जो भी इनकम हो उसका कम से कम 10% हमेशा अपने लिए सेव करना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट सुनने में सिंपल लगता है लेकिन प्रैक्टिस में बहुत चैलेंजिंग है। हम सभी सोचते हैं कि पहले सारे एक्सपेंसेस निकालेंगे, फिर जो बचेगा उसे सेव करेंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि कुछ भी नहीं बचता। एक्सपेंसेस हमेशा इनकम के बराबर या ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए आर्केड कहता है कि पहले अपने लिए पे करो, बाकी में एडजस्ट करो। आर्केड की स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। वो भी एक ऑर्डिनरी स्क्राइब था, यानी लिखने पढ़ने का काम करता था। उसकी सैलरी भी एवरेज थी, लेकिन उसने एक सिंपल प्रिंसिपल फॉलो किया। हर 10 कॉइन्स में से एक कॉइन अपने लिए रख लेता था। शुरुआत में ये बहुत छोटी अमाउंट लगती थी, लेकिन टाइम के साथ कंपाउंड इफेक्ट से ये ह्यूज वेल्थ बन गई। ये लेसन आज भी उतना ही पावरफुल है। सिस्टमैटिक सेविंग और इन्वेस्टिंग की पार को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। आर्केड बताता है कि शुरुआत में उसे भी लगता था कि 9 कॉइन्स से कैसे काम चलेगा, लेकिन जब उसने ट्राई किया तो रियलाइज हुआ कि वो 9 कॉइन्स में भी सेम लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकता है। एक्चुअली जब आप कॉन्शियसली स्पेंडिंग पर अटेंशन देते हैं तो आप वेस्टफुल एक्सपेंसेस आइडेंटिफाई कर लेते हैं। वो 10th कॉइन जो उसने सेव किया था वो उसके लिए फ्यूचर की सिक्योरिटी बन गया। दूसरी महत्वपूर्ण कहानी है द रिचेस्ट मैन इन बैबिलोन। इसमें आर्केड अपने फ्रेंड्स को वेल्थ के 7 क्योर्स बताता है। ये चैप्टर किताब का हार्ट है क्योंकि यहाँ पर सारी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन की गई हैं। पहला क्योर है स्टार्ट दाय पर्स टू फैटनिंग, यानी अपनी सेविंग्स को बढ़ाना शुरू करो। यह सिर्फ मनी सेव करने के बारे में नहीं है, बल्कि माइंडसेट चेंज करने के बारे में है। आपको अपने आप को पहले पे करने की हैबिट डेवलप करनी होगी। दूसरा है कंट्रोल दाय एक्सपेंडिचर्स। अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना जरूरी है। आर्केड एक्सप्लेन करता है कि हमारी डिजायर्स हमेशा इनकम से ज्यादा होती हैं। अगर आज आपकी इनकम डबल भी हो जाए तो भी आपकी वांट्स उससे ज्यादा हो जाएंगी। इसलिए कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ता है एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने के लिए। ये डेप्रिवेशन नहीं है बल्कि स्मार्ट चॉइसेस बनाना है। तीसरा है मेक दाय गोल्ड मल्टीप्लाई। अपने पैसे को इन्वेस्ट करके ग्रो करना चाहिए। सेविंग सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है, रियल वेल्थ क्रिएशन इन्वेस्टिंग से होता है। आर्केड बताता है कि पैसा एक वर्कर की तरह है। अगर आप उसे प्रॉपर्ली एम्प्लॉय करेंगे तो वो आपके लिए और पैसा अर्न करेगा। ये कॉन्सेप्ट आज के कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रिंसिपल से मैच करता है। चौथा क्योर है गार्ड दाय ट्रेजर्स फ्रॉम लॉस। अपनी वेल्थ को लॉसेस से प्रोटेक्ट करना। ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है क्योंकि वेल्थ क्रिएट करना जितना इंपॉर्टेंट है उसे प्रोटेक्ट करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। आर्केड कहता है कि प्रिंसिपल को कभी रिस्क में नहीं डालना चाहिए।
सेफ इन्वेस्टमेंट्स चूज करनी चाहिए, भले ही रिटर्न्स कम हो। पांचवां, मेक ऑफ योर ड्वेलिंग अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। अपने घर को एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट बनाना, ये मॉडर्न रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की कॉन्सेप्ट है। आकार्ड सजेस्ट करता है कि रेंट पे करने के बजाय अपना घर खरीदना चाहिए। ये फोर्स्ड सेविंग्स का भी काम करता है और एसेट बिल्डिंग भी करता है। छठा, इंश्योर अ फ्यूचर इनकम। फ्यूचर के लिए इनकम सोर्स सिक्योर करना, ये रिटायरमेंट प्लानिंग और पेंशन के बारे में है। आकार्ड कहता है कि जब आप ओल्ड हो जाएंगे या वर्क नहीं कर पाएंगे तो भी आपके पास इनकम का सोर्स होना चाहिए। आज के टाइम में ये म्यूचुअल फंड्स, रिटायरमेंट अकाउंट्स और पैसिव इनकम सोर्सेज के रूप में इंप्लीमेंट होता है। और सातवां, इंक्रीज धाई एबिलिटी टू अर्न। अपनी अर्निंग कैपेसिटी को कंटिन्यूसली इंप्रूव करते रहना, ये पर्सनल डेवलपमेंट और स्किल एनहेंसमेंट के बारे में है। आकार्ड एम्फसाइज करता है कि आपकी सबसे बड़ी एसेट आपकी एबिलिटी है पैसा अर्न करने की, इसलिए इस एबिलिटी को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करते रहना चाहिए। ये 7 क्योर्स सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स नहीं है, क्लासन ने इन्हें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन किया है। जैसे आर्कट बताता है कि कैसे उसने अपनी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में मिस्टेक की थी। उसने एक ब्रिक मेकर को पैसे दिए थे जूल्स खरीदने के लिए, लेकिन वो पर्सन जूल्स के बारे में कुछ जानता नहीं था। रिजल्ट ये हुआ कि सारे पैसे लॉस हो गए। इससे उसने सीखा कि इन्वेस्टमेंट हमेशा उस फील्ड में करनी चाहिए जिसके बारे में आप जानते हो। ये लेसन आज के कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत रेलिवेंट है। लोग अक्सर टिप्स और रूमर्स के बेस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। वे ऐसी कंपनीज में पैसा लगाते हैं जिनके बिजनेस मॉडल के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं होता। आर्कट का ये एक्सपीरियंस हमें सिखाता है कि रिसर्च और नॉलेज के बिना इन्वेस्टमेंट गैम्बलिंग है। द गॉडेस ऑफ गुड लक की कहानी में एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है। यहाँ पर लक और अपॉर्चुनिटी के बीच डिफरेंस एक्सप्लेन किया गया है। बेबीलोन के मर्चेंट्स डिस्कस करते हैं कि लक क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि ये रैंडम है, कुछ कहते हैं कि डेस्टिनी है, लेकिन वे कंक्लूड करते हैं कि लक एक्चुअली अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का रिजल्ट है। जो लोग एक्शन लेते हैं, अपॉर्चुनिटीज को रिकग्नाइज करते हैं, वही लकी बनते हैं। इस स्टोरी में एक मर्चेंट बताता है कि कैसे उसने एक अपॉर्चुनिटी मिस की थी क्योंकि वो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था। एक कैरावैन था जो वैल्यूएबल गुड्स लेकर जा रहा था। उसे पता था कि ये प्रॉफिटेबल डील है, लेकिन वो सोचता रहा कि कल करूंगा, परसों करूंगा। जब तक वो डिसाइड करता, अपॉर्चुनिटी निकल गई। दूसरी तरफ दूसरे मर्चेंट ने सेम अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और सक्सेसफुल हो गया। ये लेसन बहुत क्लियर है। लक वो नहीं है जो रैंडमली हैपन होता है, बल्कि ये प्रेपरेशन और अपॉर्चुनिटी का कॉम्बिनेशन है। जो लोग प्रिपेयर्ड रहते हैं और क्विक डिसीजंस ले सकते हैं, वे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज कैप्चर कर पाते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन सबसे बड़ा एनिमी है सक्सेस का। द 5 लॉज ऑफ गोल्ड एक और क्रूशल चैप्टर है। यहाँ पर आर्कड अपने सन नुमासिर को गोल्ड के 5 लॉज बताता है। ये स्टोरी बहुत इमोशनल है क्योंकि ये फादर सन रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में फाइनेंशियल विजडम पास करने के बारे में है। आर्कड चाहता है कि उसका सन भी फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो, लेकिन वो ये भी जानता है कि लेसन्स एक्सपीरियंस से ही सीखे जाते हैं। पहला लॉ है गोल्ड कमथ ग्लैडली एंड एन इंक्रीजिंग क्वांटिटी टू एनी मैन हु विल पुट बाय नॉट लेस देन 1/10 ऑफ हिज अर्निंग्स। यानी जो पर्सन अपनी अर्निंग्स का कम से कम 10% सेव करता है, उसके पास गोल्ड ऑटोमेटिकली आता रहता है। ये कंपाउंड इफेक्ट का रिजल्ट है। जब आप कंसिस्टेंटली सेव करते हैं तो ये हैबिट बन जाती है और वेल्थ एक्यूमुलेशन ऑटोमेटिक हो जाता है। दूसरा लॉ, गोल्ड लेबरेथ डिलिजेंटली एंड कंटेंटेडली फॉर द वाइज ओनर हु फाइंड्स फॉर इट प्रॉफिटेबल एम्प्लॉयमेंट। स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए गोल्ड हार्डवर्क करता है। यानी अगर आप अपने पैसे को राइट प्लेसेस में इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपके लिए और पैसा जनरेट करेगा। ये पैसिव इनकम का कॉन्सेप्ट है। तीसरा लॉ, गोल्ड क्लिंगथ टू द प्रोटेक्शन ऑफ द कॉशियस ओनर हु इन्वेस्ट्स इट अंडर द एडवाइस ऑफ मेन वाइज इन इट्स हैंडलिंग। एक्सपीरियंस्ड एडवाइजर्स की गाइडेंस लेना जरूरी है। ये ह्यूमिलिटी के बारे में है। अक्सर लोग सोचते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग हमेशा एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेते हैं। चौथा लॉ, गोल्ड स्लिपथ अवे फ्रॉम द मैन हु इन्वेस्ट्स इट इन बिजनेसेस और पर्पसेस विद विच ही इज नॉट फेमिलियर। अननोन बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना डेंजरस है। ये आर्किड के अपने एक्सपीरियंस से निकला हुआ लॉ है। जब उसने जूल बिजनेस में इन्वेस्ट किया था तो उसे लॉस हुआ था क्योंकि वो उस फील्ड को नहीं जानता था। पांचवा लॉ, गोल्ड फ्लीज द मैन हु वुड फॉर्स इट टू इम्पॉसिबल अर्निंग्स। अनरियलिस्टिक रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन रखना वेल्थ को डिस्ट्रॉय करता है। ये ग्रीड के खिलाफ वार्निंग है। जो लोग गेट रिच क्विक स्कीम्स में फंस जाते हैं, वे अक्सर अपना सब कुछ लूज कर देते हैं। नुमासिर की जर्नी बहुत एजुकेशनल है। उसे इनहेरिटेंस के रूप में गोल्ड मिलता है, लेकिन वो सब कुछ लूज कर देता है क्योंकि वो इन लॉस को फॉलो नहीं करता। पहले तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने में सारे पैसे खर्च कर देता है, फिर जो बचता है उसे वो रिस्की वेंचर्स में इन्वेस्ट करता है। रिजल्ट ये होता है कि वो कंप्लीटली ब्रोक हो जाता है। लेकिन यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि नुमासिर हार नहीं मानता। वो हार्ड वे से ये लेसन सीखता है और इवेंचुअली सक्सेसफुल हो जाता है।
वो रियलाइज करता है कि उसके फादर ने जो लॉज बताए थे वे सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं थे बल्कि प्रैक्टिकल विजडम थी। फिर वो इन लॉज को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करता है और अपनी वेल्थ रीबिल्ड करता है। ये स्टोरी हमें बताती है कि वेल्थ क्रिएशन एक स्किल है जो सीखी जा सकती है। मिस्टेक्स करना नेचुरल है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप उन मिस्टेक्स से लर्न करें और गिव अप ना करें। द गोल्ड लेंडर ऑफ बेबीलोन की कहानी में रोडैन नाम का एक स्पीयर मेकर है जिसके पास 50 पीसेस ऑफ गोल्ड है। ये उसकी लाइफ सेविंग्स हैं जो उसने बहुत मेहनत से जमा की है। वो कंफ्यूज्ड है कि इन्हें कैसे इन्वेस्ट करें। उसके 2 फ्रेंड्स उससे पैसे मांगते हैं, एक अपनी सिस्टर की हेल्प के लिए, दूसरा बिजनेस वेंचर के लिए। रोडैन को समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। ये सिचुएशन बहुत रिलेटेबल है। हम सभी के साथ ऐसा होता है कि जब हमारे पास कुछ पैसे होते हैं तो फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स हमसे हेल्प मांगने आ जाते हैं। इमोशनल प्रेशर होता है कि हेल्प करनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल कंसर्न ये होता है कि कहीं पैसे वापस ना मिल जाएं। वो मैथॉन के पास जाता है जो बेबीलोन का फेमस गोल्ड लेंडर है। मैथॉन एक एक्सपीरियंस्ड बिजनेसमैन है जो सालों से लेंडिंग का बिजनेस कर रहा है। उसने हजारों केसेस देखे हैं और वो जानता है कि कौन से लोन्स सेफ हैं और कौन से रिस्की हैं। मैथॉन उसे बताता है कि लेंडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिक्योरिटी। पैसे सिर्फ उसे देने चाहिए जो वापस कर सके। इमोशनल डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। मैथॉन की एडवाइस बहुत प्रैक्टिकल है। वो कहता है कि अगर आप किसी को पैसे दे रहे हैं तो पहले चेक करें कि उसके पास रीपेमेंट की कैपेसिटी है या नहीं, उसकी इनकम क्या है, उसके पास कोई एसेट्स हैं या नहीं, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, कोलैटरल या गारंटी होनी चाहिए। ये बिजनेस है, चैरिटी नहीं। ये लेसन आज के टाइम में भी बहुत रेलेवेंट है, जब लोग फ्रेंड्स और फैमिली को पैसे देकर रिलेशनशिप्स और मनी दोनों लूज कर देते हैं। मैथन सजेस्ट करता है कि अगर आप चैरिटी करना चाहते हैं तो अलग से करें, लेकिन इन्वेस्टमेंट और चैरिटी को मिक्स नहीं करना चाहिए। क्लियर टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए। मैथन अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता है। वो बताता है कि उसने एक बार अपने फ्रेंड को पैसे दिए थे बिना प्रॉपर सिक्योरिटी के। फ्रेंड ने प्रॉमिस किया था कि जल्दी वापस करेगा, लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। ना पैसे मिले, ना फ्रेंडशिप बची। इससे उसने सीखा कि बिजनेस और पर्सनल रिलेशनशिप्स को सेपरेट रखना चाहिए। द वॉल्स ऑफ बेबीलोन एक मेटाफोरिकल स्टोरी है जो प्रोटेक्शन के इंपॉर्टेंस के बारे में है। जब एनिमीज बेबीलोन पर अटैक करते हैं तो सिटी की स्ट्रॉन्ग वॉल्स उसे प्रोटेक्ट करती हैं। सिटीजन सेफ रहते हैं क्योंकि उनके एंसेस्टर्स ने प्रॉपर प्लानिंग करके स्ट्रॉन्ग डिफेंसेस बनाए थे। ये स्टोरी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के बारे में है। इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड्स और डाइवर्सिफिकेशन, ये सब आपकी फाइनेंशियल वॉल्स हैं। ये चैप्टर बताता है कि वेल्थ क्रिएशन के साथ साथ वेल्थ प्रोटेक्शन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, मार्केट क्रैशेस, हेल्थ इश्यूज, जॉब लॉस, ये सब आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को थ्रेटन कर सकते हैं। इसलिए प्रॉपर प्लानिंग और प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। ये डिफेंसिव अप्रोच है जो आपको फाइनेंशियल डिजास्टर से बचाती है। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में ये इमरजेंसी फंड के रूप में इंप्लीमेंट होता है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स रेकमेंड करते हैं कि आपके पास कम से कम 6 मंथ्स के एक्सपेंसेस का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। ये आपकी फाइनेंशियल वॉल है जो आपको अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में प्रोटेक्ट करती है। द कैमल ट्रेडर ऑफ बेबीलोन की कहानी तरकार्ड के बारे में है जो डेट में फंस गया है। ये स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है क्योंकि ये शो करती है कि कैसे डिटर्मिनेशन और सिस्टमैटिक अप्रोच से किसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर निकला जा सकता है। तरकार्ड की सिचुएशन बहुत बैड है, उसके ऊपर मल्टीपल डेट्स हैं और क्रेडिटर्स उसे परेशान कर रहे हैं। लेकिन तरकार्ड डिसाइड करता है कि वो अपने सारे डेट्स पे करेगा, चाहे जितना भी टाइम लगे। ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कैरेक्टर और इंटेग्रिटी के बारे में है। वो बैंक्रप्सी डिक्लेयर करके इजी वे आउट ले सकता था, लेकिन उसने ऑनेस्ट पाथ चूज किया। तरकार्ड एक सिस्टमैटिक प्लान बनाता है। वो अपनी इनकम का 70% लिविंग एक्सपेंसेस के लिए यूज करता है, 20% डेट्स पे करने के लिए और 10% सेविंग्स के लिए। ये फॉर्मूला आज भी वर्क करता है। ये लेसन बहुत पावरफुल है क्योंकि ये बताता है कि डेट से बाहर निकलना पॉसिबल है अगर आप डिसिप्लिन्ड अप्रोच अपनाएं। स्लोली लेकिन स्टेडिली तरकार्ड अपने सारे डेट्स क्लियर करता है। प्रोसेस में टाइम लगता है, सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंट रहता है। इवेंचुअली वो डेट फ्री हो जाता है और फिर से वेल्थ बिल्डिंग स्टार्ट करता है। ये जर्नी शो करती है कि फाइनेंशियल रिकवरी पॉसिबल है अगर आप राइट स्ट्रैटेजी फॉलो करें। द क्ले टैबलेट्स फ्रॉम बेबीलोन एक यूनिक चैप्टर है जो आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी के फॉर्मेट में रिटन है। यहाँ पर एक आर्कियोलॉजिस्ट को डबासिर नाम के एक पर्सन के क्ले टैबलेट्स मिलते हैं जिसमें उसकी डेट रीपेमेंट प्लान लिखी है। ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है कि कैसे सिस्टमैटिक अप्रोच से फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती हैं। डबासिर की स्टोरी इंस्पायरिंग है क्योंकि वो एक स्लेव बन गया था अपनी फाइनेंशियल मिस्टेक्स की वजह से। एंशिएंट टाइम्स में अगर आप अपने डेट्स पे नहीं कर पाते थे तो आपको स्लेवरी में जाना पड़ता था। ये वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन थी, लेकिन डबासिर ने अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट किया और स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइफ रीबिल्ड की। उसने सीखा कि वेयर द डिटर्मिनेशन इज द वे कैन बी फाउंड। ये माइंडसेट चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल सक्सेस के लिए। विक्टिम मेंटालिटी से ओनरशिप मेंटालिटी में शिफ्ट करना जरूरी है। डबासिर ने ब्लेम गेम नहीं खेला बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और सोल्यूशन फाइंड किया।
द लकीएस्ट मैन इन बैबिलॉन की फाइनल स्टोरी शरुनडा के बारे में है, जो एक सक्सेसफुल मर्चेंट है। वो बताता है कि कैसे उसने अपनी लाइफ में वर्क को वैल्यू दिया। उसका फिलॉसफी है कि वर्क सिर्फ मनी अर्न करने का मीन्स नहीं है, बल्कि ये पर्सनल ग्रोथ और सेटिस्फैक्शन का सोर्स भी है। शरुनडा की जर्नी हम्बल बिगिनिंग से स्टार्ट होती है। वो एक बेकर का ग्रैंडसन था, लेकिन उसने हार्डवर्क और डेडिकेशन से अपनी पोजीशन बनाई। उसकी स्टोरी बताती है कि सक्सेस के लिए शॉर्टकट्स नहीं है। कंसिस्टेंट एफर्ट, कंटिन्यूस लर्निंग और एथिकल प्रैक्टिसेस, ये सब जरूरी हैं। वो एम्फसाइज करता है कि वर्क को कर्स नहीं समझना चाहिए, बल्कि ब्लेसिंग समझना चाहिए। जो लोग अपने वर्क को एंजॉय करते हैं और एक्सीलेंस की तरफ स्ट्राइव करते हैं, वे नेचुरली सक्सेसफुल हो जाते हैं। ये एटीट्यूड चेंज करना इंपॉर्टेंट है। इस किताब का ओवरऑल मैसेज ये है कि वेल्थ क्रिएशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये सिंपल प्रिंसिपल्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करने का मैटर है। सेव रेगुलरली, इन्वेस्ट वाइजली, प्रोटेक्ट योर वेल्थ, कंटिन्यूअसली इंप्रूव योर स्किल्स और एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करें। ये टाइमलेस प्रिंसिपल्स हैं जो हर जनरेशन में वर्क करती हैं। क्लेसन ने इन लेसन्स को स्टोरी फॉर्मेट में प्रेजेंट किया है, क्योंकि स्टोरीज मेमोरेबल होती हैं। जब आप प्रैक्टिकल सिचुएशंस में होते हैं तो ये कैरेक्टर्स और उनकी एक्सपीरियंसेस आपको गाइड करती हैं। ये अप्रोच बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को सिंपल और रिलेटेबल बनाता है। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में भी ये प्रिंसिपल्स उतनी ही रेलेवेंट हैं। म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, क्रिप्टो करेंसी, ये सब मॉडर्न इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, लेकिन अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स सेम हैं। डाइवर्सिफिकेशन, रिसर्च, पेशेंस, डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट, ये सब बेबीलोन के मर्चेंट्स भी फॉलो करते थे। ये किताब सिर्फ मनी के बारे में नहीं है, ये माइंडसेट के बारे में है। स्कैरसिटी माइंडसेट से अबंडेंस माइंडसेट में शिफ्ट करना, विक्टिम मेंटालिटी से ओनरशिप मेंटालिटी में चेंज करना, शॉर्ट टर्म थिंकिंग से लॉन्ग टर्म विजन डेवलप करना, ये साइकोलॉजिकल चेंजेस फाइनेंशियल सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। क्लेसन की राइटिंग स्टाइल भी बहुत इफेक्टिव है। उन्होंने एंशिएंट सेटिंग यूज़ की है, लेकिन लैंग्वेज मॉडर्न और एक्सेसिबल रखी है। ये कॉम्बिनेशन टाइमलेस विजडम को कॉन्टेम्पररी रेलेवेंस देता है। रीडर्स को लगता है कि वे हिस्ट्री सीख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वे प्रैक्टिकल फाइनेंशियल एजुकेशन रिसीव कर रहे हैं। इस किताब का इम्पैक्ट इसकी पॉपुलैरिटी से क्लियर है। ये ऑलमोस्ट सेंचुरी ओल्ड है, लेकिन आज भी बेस्ट सेलर है। मिलियंस ऑफ कॉपीज सेल हुई हैं और डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई है। इसका रीज़न ये है कि ह्यूमन नेचर और मनी के बेसिक प्रिंसिपल्स चेंज नहीं होते। टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, मार्केट्स इवॉल्व हो जाते हैं, लेकिन फंडामेंटल ट्रुथ्स सेम रहती हैं। ये किताब प्रैक्टिकल भी है और इंस्पिरेशनल भी। ये आपको स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज देती है और साथ ही मोटिवेशन भी देती है उन स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करने की। कैरेक्टर्स रिलेटेबल हैं और उनकी स्ट्रगल्स रियलिस्टिक हैं। ये परफेक्शनिस्ट अप्रोच नहीं है, बल्कि ह्यूमन अप्रोच है। अंत में द रिचेस्ट मैन इन बैबिलोन सिर्फ एक बुक नहीं है, ये एक कंप्लीट फाइनेंशियल एजुकेशन सिस्टम है। ये आपको सिखाती है कि कैसे थिंक करना है मनी के बारे में, कैसे प्लान करना है फ्यूचर के लिए और कैसे बिल्ड करना है लास्टिंग वेल्थ। ये लेसन्स आपकी फाइनेंशियल जर्नी को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं अगर आप इन्हें सीरियसली इंप्लीमेंट करें। तो दोस्तों, ये था द रिचेस्ट मैन इन बैबिलोन का कॉम्प्रिहेंसिव समरी। ये किताब प्रूव करती है कि फाइनेंशियल विजडम टाइमलेस है। बैबिलोन के ये एंशिएंट सीक्रेट्स आज भी आपकी मॉडर्न फाइनेंशियल चैलेंजेस सॉल्व कर सकते हैं। बस जरूरत है इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करने की। रिमेंबर, वेल्थ बिल्डिंग एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। स्टार्ट करिए आज से ही और देखिए कि कैसे ये सिंपल प्रिंसिपल्स आपकी फाइनेंशियल फ्यूचर को ट्रांसफॉर्म कर देती हैं।